A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। दिन के बज चुके हैं 12 and it is time for our daily CA session। जिन बच्चों को नहीं पता, रोज दिन में 12 बजे सेशन आपके लिए प्रीमियर किया जाता है। लाइव चैट मौजूद रहती है ताकि आप अपने क्वेरीज कंसर्न पूछ सकें। कुछ बच्चों को हैबिट हो गई है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ डेली, कि जिन चीज़ों का आंसर दे दिया जाता है वो भी आप बार बार पूछते हो जस्ट बिकॉज आपको अपना नाम रिस्पॉन्स में चाहिए। प्लीज़ लीव दैट टेंडेंसी, वो मत किया कीजिए। उससे ज़बरदस्ती में जो सामने वाला व्यक्ति है ना, जो आंसर कर रहा है आपको, जो मैं ही हूँ, बहुत कष्ट होता है हमको। सो थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल को अगर हम देखें नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया या साग कैलेंडर के हिसाब से क्या तिथि आती है, तो चैत्र महीना है, कृष्ण पक्ष है यानी चांद घटते हुए फेज में है और आज अष्टमी है। कल शीतला सप्तमी थी, आज अष्टमी है। ये हम क्यों पढ़ते हैं रोज? ताकि आपको त्योहार मेले कौन सी तिथि पे आते हैं थोड़ा सा आइडिया होता चले। एग्जाम्स के अंदर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अदरवाइज ऑल्सो हम जनवरी फरवरी अच्छे से जानते हैं, ये कैलेंडर भी हमें पता होना चाहिए। चलेंगे, कल जो जाते जाते आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे किया गया था उसके आंसर के डिस्कशन के साथ शुरुआत करेंगे। सो आई हैड आस्क्ड यू टू कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स। 4 नाम आपको दिए गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्फर्ड विद भारत रत्न 2024। 2024 में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो इन चारों में से आपसे पूछा जा रहा है किन को मिला है भारत रत्न 2024। पीवी नरसिम्हा राव जी को, बिल्कुल सही। चौधरी चरण सिंह जी, बिल्कुल सही। एमएस स्वामीनाथन जी, बिल्कुल सही। इन तीनों को पॉस्थ्यूमस कैटेगरी यानी आफ्टर डेथ में मिला है। एक और व्यक्ति हैं जिनको मिला, कौन कौन जल्दी बताइए? कर्पूरी ठाकुर जी, पॉस्थ्यूमस मिला। और एल के आडवाणी जी जो कि अभी जीवित हैं भगवान की दया से, उनको मिला। ये 5 व्यक्ति थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न 2024 नहीं मिला है। सो 1 2 3 सी विल बी द राइट आंसर। सेशन के दौरान काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे किए गए थे, सो आज रैंडमली शर्मा जी आगे आपका नंबर। चलिए, तो शर्मा जी का रिस्पॉन्स पिक किया गया है। कल हम पढ़ रहे थे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स जो 2023 घोषित कर रखा था, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई, इसका क्लोजिंग इवेंट हुआ। तो मैंने आपसे पूछा था 2024 को यूनाइटेड नेशन ने कौन से ईयर के तौर पे डिक्लेयर किया है। कई बच्चे सही आंसर करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी गलती करते हैं, इसलिए भी मैंने शर्मा जी आपका आंसर लिया है। कैमिल वाला ईयर नहीं होता, कैमिलिड्स है। कैमिलिड्स के अंदर कैमिल भी आता है, देन लामा भी आता है, अल्पाकास भी आते हैं, तो और भी एनिमल्स हम्प वाले जो होते हैं ना, वो कैमिलिड्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। सो ईयर ऑफ कैमिलिड्स। देन मैंने आपसे पूछा था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है। सो क्यों डोंग्यू, क्यों डोंगा लेके खड़े हो फूड के लिए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्यों डोंग्यू। 1999 में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। अब ये मैंने क्यों पूछा, बिकॉज हम पढ़ रहे थे भारत रत्न और हमने देखा कि हर साल मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ईयर रहे, जैसे 2024 एक्सेप्शन रहा, 5 व्यक्तियों को दिया गया। इसी तरह से 1999 रहा जब 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। फिर मैंने आपसे पूछा कि सबसे प्रथम महिला, फर्स्ट वुमन टू रिसीव भारत रत्न वाज हु। इंदिरा गांधी जी, 1971 में भारत रत्न मिला। एंड फाइनली ये आंसर तो हमने डिस्कस कर ही लिया है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, सारे आंसर्स मिल गए। चलो, अब ये आंसर देते हैं नए बच्चों को जो डेली सेशन से जुड़ते हैं। सो जो भी हम आज पढ़ेंगे करंट अफेयर के अंदर, उसका पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो। वो पीडीएफ आपको परचम ऐप के अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि परचम स्टोर में दिखता है आपको। जो बच्चे वेब एक्सेस करते हैं या iOS पे एक्सेस करते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन देखिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाता है कई बार आपसे, तो क्लिज लगाना होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप वीकली मंथली सीए चाहते हो तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और डेली सीए आपको परचम के टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवाया जाता है। लाइव चैट में उसका लिंक पिन कर दिया जाता है, देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। अब देखिए, आप में से काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम मंथली मैगजीन मार्च की कब तक आ जाएगी। सो जो ई मैगजीन होती है, ई बुक्स होती हैं सारी, हार्ड कॉपी नहीं होती है, वो 7th ऑफ एवरी मंथ आती है, ये याद रख लीजिए, हर बार नहीं पूछना है हमको। सो मार्च पूरा खत्म हो चुका है, 7th ऑफ अप्रैल तक आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? parchamclasses.in पे। इसी तरह से सवाल ई बुक आती है MCQ वाली, जिसमें 150 से ज़्यादा MCQ विद एक्सप्लेनेशन हम करंट अफेयर के कवर करते हैं। ये भी आपको वेबसाइट पे मिलती है। कब तक मिलती है? 10th ऑफ एवरी मंथ तक। तो 7 तारीख 10 तारीख फिक्स है इनके लिए, ठीक है। अब मेरा मंथली सेशन कब आएगा? वो आज आ जाएगा। संदीप सर जो मंथली सीए ले रहे हैं कब आएंगे? अब रोज आपके मंथली सेशंस लाइन से लग जाएंगे। सो रोज आपको कैलेंडर शेयर होगा, कैलेंडर देख लीजिएगा, बिकॉज अब पूरे हफ्ते 4-4 सेशंस आपके यूट्यूब पे आएंगे, तो नोटिफिकेशन आप मिस कर सकते हो। चलिए जी, ज़्यादा जानकारी है चाहिए अगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, तो हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, परचम ऐप चैट है।
आज की कहानी करते हैं शुरू। सो 2 अप्रैल को एक दिन आता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और यहीं पे सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ, डाउन सिंड्रोम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, मार्च के अंदर हमने किया था डाउन सिंड्रोम डे। ओके, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आता है 2 अप्रैल को। और ये जो पोस्टर आप देख रहे हो, ये यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से लिया गया पोस्टर है, जिसपे आपको ये थीम दिख रही है। सो वेबसाइट पे नॉर्मली गूगल पे अलग अलग जगह अलग अलग थीम्स मिलती हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये ऑफिशियल पोस्टर से ली हुई है। मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स। सो ये इस बार की थीम रही है। तो सर्वाइविंग से थ्राइविंग की तरफ मूव करना, इतना सा आप कीवर्ड याद रख सकते हो। सो कब आता है जी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? 2 अप्रैल को आता है। 1 अप्रैल को हम अप्रैल फूल बनाते हैं, 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे आता है। थोड़ा सा एसोसिएट हम करके याद रख लें तो बेटर है। गॉट इट? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ने 2007 में इसको डिजिग्नेट किया था। देन कल यानी कि 1 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया एक इवेंट का इनॉग्रेशन। और वो इवेंट क्या था? आरबीआई ने अपने 90 इयर्स कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो मुंबई में एक इसकी ओपनिंग सेरेमनी पूरे सेलिब्रेशन की रखी गई थी। सो 1 अप्रैल 2024 को 90 इयर्स आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो एपेक्स बैंक है इंडिया का, उसने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी ओकेजन पे जो हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री है, उसने स्पेशल कोमैमोरेटिव कॉइन निकाला है। स्पेशल कॉइन्स निकाले जाते हैं जो आम सर्कुलेशन के लिए नहीं होते हैं। 90 रुपीज़ डिनोमिनेशन का। कितने रुपए का कॉइन है वो? 90 रुपए का कॉइन है, सिल्वर का है, एकदम 99.99% प्योर समथिंग। सो आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस जो थे, जो काम था प्रॉपर, वो कब शुरू किया था? 1 अप्रैल 1935 को किया था। 1 अप्रैल 2024 को 90 ईयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। और इनिशियली जब ये शुरू हुआ था तो इसको प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जो थे वो देखते थे। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड व्हेन? वेरी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग पर्सपेक्टिव से, 1 जनवरी 1949। 1949 में नेशनलाइज बैंक बनता है। 1935 1 अप्रैल को ऑपरेशन शुरू करता है। और इनिशियली ये कैलकाटा बेस था। और मुंबई कब शिफ्ट हुआ है? ये हेडक्वार्टर्ड अपना लेकर के 1937 में। तो 35 में ऑपरेशन स्टार्ट किए, 37 में मुंबई पहुंच गया है, 49 में नेशनलाइज हो गया है। इंपॉर्टेंट डेज याद हो गए, इंपॉर्टेंट ईयर्स। मुझे बताइए सबसे पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे? कौन थे बताओ? सबको पता है? लिख दिया लाइव चैट में? लिख दो जल्दी से। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, बिल्कुल। सो सर ऑसबॉर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ दिस बैंक। और करंट कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है? सो ऑब्वियसली जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, उसको ये ओवरसी करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फ्लेशन एक सर्टेन लेवल के अंदर रहे। देन हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो ये डिसाइड करता है। एपेक्स बैंक है तो बाकी सारे बैंक्स को रेगुलेट और गवर्न करने का काम करता है। बैंक नोट्स का इशुएंस जो है उसको रेगुलेट करता है कि कितने नोट छपेंगे नहीं छपेंगे। रिजर्व्स रखने का काम करता है। तो काफ़ी सारे रेगुलेटरी ऑपरेशंस आरबीआई देखता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेज के बाद। अच्छा, आज हमें ना बहुत सारे जीआई टैग्स कवर करने हैं। आज वाला सेशन हाईजैक किया गया है जीआई टैग्स के द्वारा। और आने वाले समय में जीआई टैग न्यूज़ बढ़ेंगी ही, बिकॉज ना एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी स्टेट इज अप्लाइंग फॉर जीआई टैग्स। तो तैयार हो जाइए, जैसे हम छींकेंगे, पलक झपकेंगे, कोई ना कोई जीआई टैग मिलता रहेगा। इस बार 60 से ज़्यादा जीआई टैग इकट्ठे मिले हैं, अभी तक के सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो एक साथ अलॉट किए गए हो। ठीक है, तो आज उसको कवर करना है। उससे पहले अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। शिफाली शरण जी, कौन है ये? शिफाली शरण जी। शी हैज टेकन चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय में क्या क्या हो रहा है वो सारी खबरें जनता तक पहुंचाने का काम, यानी मीडिया हाउस जो है सरकार की में अलग अलग मिनिस्ट्रीज का, वो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। उसकी हेड बन के कौन अपॉइंट हुई हैं? शिफाली शरण। तो सरकार की सारी खबरें हम तक पहुंचे, उसके लिए सरकार किसकी शरण में आती है? पीआईबी की शरण में आती है। अच्छी प्रेस रिलीजेस लिखिएगा ताकि हमारी अच्छी थोड़ी जो प्रोजेक्शन है, हमारी इमेज है, थोड़ी अच्छी जनता के सामने पहुंचे। और पीआईबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन लेने का, जहाँ से हम भी न्यूज़ उठाते हैं। ठीक है, तो शरण जी याद रहेंगी, शिफाली शरण। एंड शी हैज़ रिप्लेस्ड हुम? रिप्लेस तो क्या, उनका सुपर एनुएशन हो गया था। किन की जगह इन्होंने ली है? मनीष देसाई जी की जगह ली है।
देन जॉयश्री दास वर्मा, अगला नाम किसका आ रहा है? जॉयश्री दास वर्मा। शी इज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिकी नाम तो सुना होगा। फिकी क्या है? फिकी इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री और कॉमर्स के क्षेत्र के अंदर एपेक्स बॉडी है भारत में फिकी। और फिकी का ही जो विमेन विंग है, राइट, सो उसको कहा जाता है फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ओल्डेस्ट विमेन लेड एंड विमेन सेंट्रिक बिजनेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या काम करती है? विमेन को एंटरप्रेन्योरशिप से, बिजनेसेस से जोड़ने का काम करती है फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO। और इसकी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? जॉयश्री दास वर्मा। विमेन अपना काम करती हैं तो बहुत जॉय फील करती ना, अरे वाह मैंने 100 रुपये कमाए, तो भी खुश होती हैं, है ना। हर इंसान होता है, ऐसा नहीं सिर्फ विमेन होती है, बट पर्टिकुलरली जो बहुत टाइम से काम नहीं कर रही हैं और फिर आप उनको थोड़ा सा काम सिखा दो और वो अर्निंग करना शुरू कर दें, सो उनकी जॉय अलग ही होती है। सो जॉय श्री याद रख सकते हैं। देन संतोष कुमार झा जी। संतोष कुमार झा जी नए CMD बने हैं, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? नवी मुंबई के अंदर है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ छुक 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 रेलवेज के अंडर में, राइट। सो संतोष कुमार झा जी कोंकण। कौन कौन है जिसमें बहुत संतोष है? आप लोगों में तो नहीं होगा, आई एम श्योर, है ना। नए बच्चों में नहीं होता है, यूथ तो एकदम एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। सो कौन कौन है जिसमें संतोष भरा हुआ है भाई? ऐसे करके पूछ सकते हो। संतोष कुमार झा जी कोंकण रेलवेज के CMD। आ गए हम बहुत सारे GI टैग्स लेकर के। सो ओवर 60 प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया अर्न GI टैग। अब जो बच्चे बिल्कुल तैयारी में नए हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये GI टैग क्या होता है? GI टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल यानी भूगोल से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड। इंडिकेशन यानी सूचकांक। ये आपको आइडिया देता है कि जिस भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है। ठीक है। सो GI टैग के लिए अप्लाई किया जाता है कहाँ पे? चेन्नई बेस्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन देते हो और अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस जगह को ओरिजिनली बिलोंग करता है। तो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस नाम से नहीं बेच सकता अनलेस वो GI टैग का हकदार हो। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करती है और ओरिजिनलिटी का आइडिया लगता है इससे। जो ऑथेंटिसिटी है प्रोडक्ट की वो पता चलती है। तो आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट रखते हो, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है और जो लोकल लोग हैं उनको थोड़ा कमाने का अच्छा मौका मिल जाता है। चलिए, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं मेन तौर पे देखते हैं। पहले असम चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं इस बार? नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। असम के हैं, मेघालय के हैं, त्रिपुरा के हैं। सो असम के करीब 6-7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है। तो देखिएगा, अशरी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट। टेराकोटा कैसे खिलौने बनते हैं, राइट। सो टेराकोटा अशरी कांडी। कोई भी कांड आपने कर दिया होता है, अगर मैं थोड़ा हिंट देते चलती, कोई कांड अगर आपने कर दिया है तो अब आप फंस गए हो। अब आप भगवान को याद करोगे, आसमान में देखे भगवान जी बचा ले रहा है, इस बार कांड हो गया, करते हैं ऐसा। तो अशरी कांडी, कांड हो गया तो आसमान में देख लीजिए। आसमान यानी भगवान जी हैं ऊपर, है ना। भगवान, अल्लाह, जीसस, यीशु मसीह, जो भी कुछ आप बोलते हैं, वाहे गुरु, भगवान बोलते हैं हम उनको कॉमन टर्म में, वो ऊपर आसमान में। सो अशरी कांडी टेराकोटा लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ टेराकोटा और पॉटरी है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर होती है, वो अशरी कांडी टेराकोटा है, अशरी कांडी असम की। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा? अशरी कांडी टेराकोटा गॉट GI टैग फ्रॉम विच स्टेट? तो असम याद होना चाहिए। फिर हम आते हैं पानी मटका क्राफ्ट। पानी मटका ऐसा नहीं कि मटका बन रहा हो कोई, नो। पानी मटका वाटर हाइसिंथ होता है, वाटर में खिलने वाला एक पौधा है वाटर हाइसिंथ, और उसी से बनाए जाते हैं ये जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरह की चीज़ें। यूटिलाइजिंग आइटम, बास्केट बना दी, मैट्स बना दी। तो पानी मटका क्राफ्ट असम से आसमान, आसमान से पानी बह रहा है, कुछ ऐसा याद करना पड़ेगा। मेघालय कंफ्यूज मत कीजिएगा, मेघ से पानी बहता है आई नो, लेकिन यहाँ आसमान विजुअलाइज करना पड़ेगा। खाली आसमान है फिर भी मटके भर भर के पानी बह रहा है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वाटर हाइसिंथ याद रख लीजिएगा। और असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इन्होंने इस वाटर हाइसिंथ को यूज़ करके काफ़ी सारी लोकल लोगों को यूज़ करके आइटम्स बनाने शुरू किए हैं। पानी मटका असम से GI टैग हुआ है। आगे बढ़ेंगे। मीजिंग हैंडलूम प्रोडक्ट। मीजिंग। सो आसमान में कुछ मिसिंग था। क्या मिसिंग था? पता नहीं क्या मिसिंग था। तो कुछ मिसिंग है आसमान में, आजकल तारे नहीं दिखते हैं, पोल्यूशन हो गया है, या फिर बादल मिसिंग है, सीधे ही पानी मटके से बह रहा है ऐसा लग रहा है। तो मिसिंग कुछ याद रख लीजिएगा आप। सो असम से GI टैग इसको मिला है। मिसिंग तात या मिसिंग हैंडलूम
क्लॉथ मेकिंग है आसाम की, और मिसिंग इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी है। अगर आपको ट्राइब्स का थोड़ा आइडिया है तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। मिसिंग ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ को बिलोंग करती है? असम को बिलोंग करती है, और ये लोग गारमेंट्स बनाते हैं, राइट। और ये जो गारमेंट है खास तौर पे मैरिजेस वगैरह में काम में लिया जाता है, वीविंग से बनाया जाता है इसको, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं सारथेबाड़ी मेटल क्राफ्ट। सारथेबाड़ी मेटल क्राफ्ट, सारथे आसमान में जो बैठा है वो हमारे साथ है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। साथेबाड़ी, तो साथेबाड़ी मेटल क्राफ्ट है। और जो बेल मेटल्स होते हैं जिनमें अलॉयज होते हैं मिक्स करके धातु जो बनाए जाते हैं जिनसे बेल्स वगैरह भी बनती हैं, उन्हीं से ये जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, ये बनाए जाते हैं सारथेबाड़ी मेटल क्राफ्ट के असम में। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये नव वैष्णव रिलीजन, न्यू वैष्णविज्म जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। श्रीमंत शंकर देव जी ने इनको एडवोकेट किया था कि जिस धातु से बेल्स वगैरह बनती हैं उसी धातु से हम बर्तन एंड ऑल भी बनाएं, ठीक है। और ये जो बेल मेटल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं इस मेटल के, वो बुद्धिस्ट वर्शिप में भी काम में लिए जाते हैं। सो बेसिकली थोड़े से रिलीजियस एंगल के अंदर, सोशो कल्चरल एंगल के अंदर इन यूटेंसिल्स को काम में लिया जाता है। सारथेबाड़ी, सारथेबाड़ी मेटल क्राफ्ट असम। नेक्स्ट मूव करेंगे बोडो एरी सिल्क। बोडो एरी सिल्क जिसको कि बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, इसको अहिंसा या नॉन वायलेंस वाली सिल्क भी कहा जाता है। बिकॉज नॉर्मली जब सिल्क निकाली जाती है तो जो सिल्कवर्म होता है उस सिल्क को पूरा बॉईल कर दिया जाता है, फिर निकाला जाता है, सिल्कवर्म मर जाता है। लेकिन ये जो बोडो एरी सिल्क होती है इसको बनाने के लिए सिल्कवर्म को मारा नहीं जाता है, इसलिए इसको फैब्रिक ऑफ पीस या अहिंसा नॉन वायलेंस सिल्क भी कहा जाता है। तो कभी पूछ लिया जाए नॉन वायलेंस सिल्क किसको कहा जाता है? बोडो एरी सिल्क। बोडो एरी सिल्क असम की है ये। देन जापी, ये आपने कई जगह देखा होगा, एक बहुत ट्रेडिशनल सी हैट होती है असम के लोगों की, उसको कहा जाता है जापी। बैम्बू हेडगेयर है, रूरल असम में यूज़ किया जाता है। चावल के खेतों में काम करते टाइम लोग पहन रहे होते हैं, यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज़ और टीवीज़ एट्सेट्रा, राइट। सो जापी या बैम्बू हेडगेयर जो है उसको जीआई टैग मिला है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कल्चरल जो फोक कल्चर है असम का, वहाँ का एक अभिन्न अंग है। और पाम लीव्स जो तोकू कहा जाता है और बैम्बू केन, इनसे मिलाकर के इसको बनाते हैं, ठीक है। बारिश धूप इनसे बचने के काम में आता है। देन बिहू ढोल। बिहू, बिहू कहाँ का डांस है? असम का है। सो बिहू के समय जो ढोल बजता है, बिहू ढोल, उसको भी जीआई टैग मिला है। इसको बिहू ढोल, पार्टी ढोल, टू फेस ड्रम जो कि स्टिक और हैंड से बजाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो बोडो एरी सिल्क, बोडो एरी सिल्क, देखो बोडोलैंड असम वाला हिस्सा ही है, तो बोडो वर्ड जहाँ भी आ रहा है ध्यान रखोगे। एरी सिल्क ध्यान रखिएगा, अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं। जापी, जापी आसाम में आसमान में देख के जप किया जाता है ना भगवान का, तो जापी ऐसे भी याद रख सकते हो। बिहू ढोल। नाउ कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं असम से जिनको जीआई टैग मिला है। सो बोडो थोड़का, जिनके भी आगे बोडो लिखा है, ये सब असम से हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, असम। सो बोडो थोड़का क्या है? बोडो थोड़का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इस तरह का जिसको जीआई टैग मिला है। देन बोडो सिफुंग, फूंक मार के क्या बजा रहे हैं हम? बांसुरी बजा रहे हैं। सो बोडो सिफुंग इज दिस लॉन्ग फ्लूट ऑफ असम जिसको जीआई टैग मिला है। बोडो जोमग्रा, बोडो जोमग्रा ये एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है, बोडो जोमग्रा। देन बोडो गमसा, जैसे हम गमछा बोलते हैं ना नॉर्थ इंडिया साइड में, गमछा तो ये गमजा हो गया। बोडो गमजा ट्रेडिशनल ड्रेस है, बोडो मेन इसको पहनते हैं, आदमियों का है। और बोडो वुमेन का भी एक है, बोडो दोखना। देखो ना कितनी अच्छी ड्रेस है, देखो। सो बोडो दोखना ट्रेडिशनल अटायर है बोडो वुमेन का, राइट। सो आसमान में देखो, राइट, आप गमछा पहनते हो तो एक बार सिर ऊपर होता है आसमान में, गमसा। सो गमसा असम साइड का ध्यान रख। अच्छा, बोडो एरी सिल्क हम पहले ही कर चुके हैं, ये वापस रिपीट हो गया है जी, रिपीट टेलीकास्ट है। सो यहाँ तक समझ में आ गया। असम के सारे जीआई टैग एक बार दिमाग में गए हैं, वापस एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सेटल हो जाएंगे। मूविंग ओवर टू त्रिपुरा। त्रिपुरा, सो त्रिपुरा के लिए हमारा हिंट क्या होता है? ट्री होता है। चलिए देखते हैं पहले पचरा रिग्नई। पचरा रिग्नई क्या है? ये आपको ये कपड़ा दिख रहा है, ट्रेडिशनल अटायर है ट्राइबल विमेन जो है त्रिपुरा की, उनका पचरा रिग्नई। सो ट्री के नीचे आप बैठे हैं, अभी मैं और एसोसिएशन करवाऊंगी दोनों का एक साथ। ट्री के नीचे आप बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई रिंग मत बजाओ, शांति से बैठे रहने दो, रिग्नई, रिग्नई,
ठीक है। सो रिंग बिल्कुल टर्न टर्न टर्न, बिल्कुल कोई आसपास से कोई जा रहा है तो उसको आप मना कर रहे हो, आपके बाजू में कोई बैठा है तो रिंग नहीं, बिल्कुल शांति से ट्री के नीचे मुझे बैठने दो। क्यों? क्योंकि मुझे माता बारी पेड़ा है ये, पेड़ा, हाँ स्वीडिश, हाँ बिल्कुल मैं मीठे नमकीन दोनों की बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत खाती हूँ। सो माता बारी पेड़ा, मुझे बड़ी माता बारी इनकी पूजा करनी है, तो ट्री के नीचे रिंग नहीं, मुझे माता बारी की पूजा करनी है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। माता बारी एरिया होगा। सो माता बाड़ी पेड़ा स्वीट है जो कि मिल्क और शुगर से बनती है और ये प्रसाद के तौर पे चढ़ाई जाती है त्रिपुरेश्वरी टेम्पल ऑफ त्रिपुरा के अंदर खास तौर से, ठीक है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर जो है देवी के 51 यानी 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं, उनमें से एक ये त्रिपुरेश्वरी मंदिर त्रिपुरा का है। त्रिपुरा, त्रिपुरेश्वरी और माता बाड़ी, तो हम माता जी की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल रिग नहीं, ट्री के नीचे, दोनों याद हो जाएंगे, त्रिपुरा। सो मेघालय से सबसे पहले आ रही है लर्नाई पॉटरी। लर्नाई पॉटरी ट्रेडिशनल ब्लैक पॉटरी है, आपको ब्लैक कलर के बर्तन दिख रहे हैं और ये मेघालय की जो जयंती हिल्स हैं वहाँ पे लर्नाई विलेज है, वहाँ बनाई जाती हैं और लोकली इनको ख्यू लर्नाई, ख्यू रने इस नाम से भी बुलाया जाता है। सो लड़ नहीं, मेघ आएंगे, लड़ नहीं, ऐसा नहीं है। गर्मी में सब इरिटेट हो जाते हैं ना, तो लड़ नहीं भाई, लड़ नहीं, अपनी पॉटरी बनाने पे काम करो, मेघ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं। फिर चुबीची मेघालय। सो चुबीची इज़ एन अल्कोहलिक बेवरेज जो कि राइस से बनाया जाता है, चुबीची या चुबोक भी इसको कहते हैं। चावल से, ग्रेन से बनती है ना, बियर्स एंड ऑल बनती हैं। सो ट्रेडिशनली जो गारो ट्राइब है मेघालय की, वो एक राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज बनाती है और उसको बोलते हैं चुबीची। अच्छा सा नेम है, वैसे याद हो जाएगा, है ना। सो स्टेपल ड्रिंक है वहाँ की, जो भगवानों को भी परोसी जाती है या ऑफर की जाती है, और जो सन गॉड सालजोंग जिसको कहते हैं वहाँ पे, उनको भी अर्पित की जाती है वांगला फेस्टिवल के दौरान, मैरिज सेरेमनीज में, फ्यूनरल्स में। सो चुबीची मेघालय। देन लॉइन लूम ये एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जिससे फैब्रिक बनाया जाता है, वीविंग मेथड होता है। मेघालय की गारो टेक्सटाइल वीविंग जो लॉइन लूम है, इसको भी जीआई टैग मिला है और सोशो कल्चरल और रिलीजियस रिचुअल की तरह से, मतलब ये प्रैक्टिस की ही जाती है वहाँ पे लॉइन लूम या मेघालय गारो टेक्सटाइल वीविंग। सो गारो जो लोग हैं वहाँ पे, ट्राइब्स हैं, वो इस वीविंग के अंदर लगे रहते हैं। ठीक है जी, मेघालय क्लियर हो गया। अब आ जाओ बनारसी ठंडाई। बनारस की ठंडाई, हाँ जी बिल्कुल, जो शिवरात्रि के आसपास खूब पी जाती है। सो बनारस की ठंडाई को जीआई टैग मिला है। दूध के अंदर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, नट्स, स्पाइसेस, मसाले डाल करके बनाई जाती है और सबसे पहले इसको काफ़ी सेंचुरीज पहले श्री काशी विश्वनाथ जो मंदिर है और उनमें जो भोले भंडारी हैं उनको अर्पित की गई थी महाशिवरात्रि या रंग भरी एकादशी जो होती है होली, उस समय। ठीक है, सो बनारस की ठंडाई। बनारस के और भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। बनारस का तबला, बनारस की शहनाई, बनारस की लाल भरवा मिर्च अचार, लाल भरवा मिर्च और बनारस का लाल पेड़ा। वैसे जो पेड़े होते हैं वो मथुरा साइड के फेमस होते हैं, लेकिन बनारस का लाल पेड़ा है जिसको जीआई टैग मिला है। लाल भरवा मिर्च है, फिर शहनाई है और तबला है। तो जी ये हो गए हमारे जितने भी प्रोमिनेंट जीआई टैग्स थे, सारे 16 न्यूज़ के अंदर कहीं कवर नहीं किए गए। जो न्यूज़ में कवर किए गए हैं वहीं से उठा करके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे जैसे फ्यूचर में अगर और कवर किए जाएंगे, सो वील बी ऑल्सो कवरिंग देम फॉर यू। अभी तक के लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय और ये बनारस बात की है तो उत्तर प्रदेश, यहाँ तक हम पहुँच के आ गए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ। और स्पोर्ट्स में देखिएगा, इन स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन की बात हो रही है। स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कीन यू लो जो कि सिंगापुर के हैं, उन्होंने मेंस टाइटल अपने नाम कर लिया है। कीन यू लो भाई, आप लो, क्या लो? स्पेन मास्टर्स 2024 का अवार्ड आप ले लो। कीन यू लो सिंगापुर से मेंस में जीते हैं और विमेन के अंदर थाईलैंड से राचनॉक इंतनॉन। तो ये नाम थोड़े देखो, जहाँ पे भी ना इंडियन विनिंग कैटेगरी में कहीं नहीं आते हैं और बहुत पॉपुलर कैटेगरी ऑफ इवेंट नहीं है, तो यूजुअली फॉरेनर्स के नेम्स विनर्स के तौर पे पूछे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते हैं। पॉपुलर इवेंट है स्पेन मास्टर्स 2024 और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ कवरेज में आया है, हमें कवर करना चाहिए। ठीक है, सो ध्यान रख लीजिएगा। कीन यू लो सिंगापुर के और इंतनॉन थाईलैंड की, इन्होंने जीता है स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट। देन हॉकी इंडिया ने अवार्ड्स प्रेजेंट किए
और जिसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, देन लाइफ टाइम अचीवमेंट एट्सेट्रा मिला है। सो मेन कैटेगरीज हम देखेंगे। हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, इनको मिला है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। ये पूरा नाम है इसका, प्लेयर ऑफ द ईयर है वैसे तो ये, पर उसका पूरा टाइटल क्या अवार्ड का, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। किस किस को मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है, जिनको FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिल चुका है। तो हार्दिक सिंह ने जीता है मेंस कैटेगरी में, सलीमा टेटे ने जीता है विमेन कैटेगरी में, 25 लाख रुपए का कैश प्राइज भी जीता है साथ में। और ओलंपियन और वर्ल्ड कप विनर रह चुके अशोक कुमार जी, इनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है। ठीक है, अशोक कुमार जी। गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश जी को मिला है। फिर हम आते हैं, आई थिंक सेकेंड लास्ट न्यूज़ होगी ये, यस। सो स्टेट कैटेगरी पे चलते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, इन्होंने इनॉग्रेट किया है परमवीर चक्र गार्डन। सो भूले भट्ट के एग्जामिनर कभी पूछ ले परमवीर चक्र गार्डन कहाँ ओपन किया गया है, तो तंबरम तमिलनाडु के अंदर इसको ओपन किया गया है। RN रवि जो वहाँ के गवर्नर है उन्होंने इनॉग्रेट किया, और जितने भी 21 परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनकी स्टैच्यूज और उनके बारे में उनकी हिस्ट्री यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। गॉट इट। फाइनली हम चलते हैं, एक जॉइंट वेंचर का सीलिंग हुई है बिटवीन इंडियन ऑयल एंड, ये पोस्टर गलत है नहीं गलत नहीं है, पोस्टर सही था, एक सेकंड रुको, हाँ पोस्टर सही है, पैनासोनिक है। इंडियन ऑयल और पैनासोनिक के बीच में साइनिंग हुई है एक जॉइंट वेंचर की ट्रीटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज, उनसे रिलेटेड लिथियम आयन सेल जॉइंट वेंचर के लिए इंडियन ऑयल और पैनासोनिक एनर्जी ने एक पैक्ट यानी MOU पैक्ट साइन किया है, इंक किया यानी साइन किया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन सेल्स इन इंडिया। लिथियम आयन बैटरीज कहाँ काम आती हैं? लाइक आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेन तौर पे काम आती हैं, एनर्जी स्टोर करती हैं। और हमारा जो टारगेट है 2070 तक हमें 0 कार्बन एमिशंस पे पहुंचना, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। और एज पर एनुअल इकोनॉमिक सर्वे 2030 तक 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में मोर देन 10 मिलियन EVs की सेल हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा जोर है सरकार का, और उसी के चलते ये जॉइंट वेंचर भी इंपॉर्टेंट है। आज की न्यूज़ हो चुकी है खत्म। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं हम हमारे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले अगर आपको SSC जनरल अवेयरनेस का सिलेबस चेक करना है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट परचम ऐप। CPO का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है ना, मई 9 ऑनवर्ड्स आपके एग्जामिनेशन है। अभी तक अगर जनरल अवेयरनेस की अच्छी तैयारी नहीं है, सो एक कोर्स है जहाँ जाकर के आप पूरी चीज़ें कवर कर सकते हो। स्टैटिक GK सिर्फ मेरा बचा है, जो थोड़ा सा हो सकता है 5 मई तक मैं पूरा वाइंड अप करूं, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हम उसमें कवर कर रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी और कुछ रेफर ना करना पड़े। बाकी सारे सिलेबस अप्रैल के अंदर आपके वाइंड अप हो जाएंगे, सो यू कैन चेक दैट कोर्स आउट। ओके, चलिए। What denomination is the special commemorative coin issued to mark the 90th anniversary of RBI? RBI की 90th एनिवर्सरी थी, तो एक स्पेशल कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया। आपसे पूछा जा रहा है उसका डिनोमिनेशन कितने, क्या वैल्यू का वो कॉइन है, बताइए। 90 रुपये, 90 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन। Who has assumed the charge as principal director of Director General of PIB? PIB की डायरेक्टर जनरल कौन बन करके आई हैं? शरण। कौन है? शेफाली B शरण। ओके, देन who won men's title in Spain Masters 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट? स्पेन मास्टर्स 2024 में मेंस खिताब किसने जीता? ये लो, सिंगापुर के कीन यू लो। Which date is officially designated as World Autism Awareness Day? ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस देने के लिए कौन सा दिन है? 1 अप्रैल फूल के जस्ट बाद वाला, सो 2 अप्रैल। चलिए कुछ प्रीवियस डे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस डे मतलब कल के ही, बिकॉज ये नया वीक हमने लेना शुरू किया था। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एम्पायर फ्रॉम बांग्लादेश टू बी इंडक्टेड इनटू ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स? कल हमने देखा था बांग्लादेश से पहले एक ऐसे अंपायर हैं जिनको ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स में जगह मिली है। क्या नाम है उनका? शाहिद कपूर से याद किया था, है ना, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। How many career men's doubles Grand Slam title has Rohan Bopanna won in? men's double 2 बार क्यों लिखा? men's double। अब ध्यान दीजिएगा, कल वाला क्वेश्चन नहीं है ये।
हाउ मेनी करियर ग्रैंड स्लैम टाइटल हैज रोहन बोपन्ना वन इन मेंस डबल? मेंस डबल में कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल रोहन बोपन्ना ने अपने नाम किए हैं? मेंस डबल एक ही जीता है, मेंस डबल में ओनली वन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। मिक्स डबल 1, फ्रेंच 2017। अगर जनरली पूछा जाए कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल, तो 2 हो जाएंगे, राइट? ओके फाइन। अच्छा, और अभी हमने देखा था कि मायामी ओपन जीतने वाले सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं रोहन बोपन्ना, डबल्स जीता इन्होंने। What was the main objective of वायाकॉम सत्याग्रह? कल हमने देखा था वायाकॉम सत्याग्रह 30 मार्च, राइट? सो 30 मार्च को शुरू हुआ था और हमने पढ़ा था इसको। तो वायाकॉम सत्याग्रह जो कि केरला के अंदर हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या ऑब्जेक्टिव था? बैकवर्ड कम्युनिटीज को राइट दिलाना कि वो पब्लिक रस्तों पे चल सकें। हाँ, ये था। तो डी विल बी द राइट आंसर। देन हु वॉज द ओनली मीजो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हु पास्ड अवे रिसेंटली? कल हमने देखा था कि आकाशवाणी में अकेली ऐसी टॉप ग्रेडेड आर्टिस्ट थी जो कि मिजोरम से थी और उनका निधन हो चुका है। उनका नाम क्या है? वनल पुई, वनल पुई। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसिडर द फॉलोइंग GI टैग प्रोडक्ट। 4 GI टैग प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं। अमंग द प्रोडक्ट्स लिस्टेड अबव विच वन इज एसोसिएटेड विद असम? असम से जुड़ा हुआ GI टैग किसका है? ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा। और कल मिलेंगे दिन के 12 बजे विद अनदर सेशन। और आज का टाइम टेबल ज़रूर से देख लीजिएगा, बिकॉज आज 4 सेशन आने, इस पूरे हफ्ते आपके 4 सेशंस आएंगे और यूट्यूब में 3 सेशन का ही नोटिफिकेशन आता है, चौथा आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम टाइम टेबल शेयर करेंगे यूट्यूब कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी कर देंगे। सो प्लीज़ कीप अ चेक ऑन दैट। जाते जाते एक अच्छा सा थॉट, ही हु ब्लेम्स अदर्स हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो ऑन हिज जर्नी। क्या मतलब? लॉन्ग वे टू गो मतलब बहुत आगे तक नहीं जाओगे, इसका मतलब ये आपको अभी बहुत दूर तक चलना है। अगर आपकी टेंडेंसी है दूसरों को ब्लेम करने की, आपकी लाइफ में कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। छोटी छोटी बात से लेके बड़ी बड़ी बातों तक। मेरा जीवन बर्बाद है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मेरा कोई फेलियर है, मेरा कुछ काम नहीं हुआ, मेरे को कोई परेशानी है, आपकी वजह से। सो वन हु हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ ब्लेमिंग अदर्स हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो ऑन हिज जर्नी, यानी अभी आपको बहुत दूर तक जाना है to attain that wisdom or to reach a conclusion जहां हम कह सके कि हाँ आप समझदार इंसान बन चुके हो, right? He who blames himself is halfway there. कुछ लोग होते हैं सेल्फ सेबोटाजिंग में रहते हैं, खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं, राइट? तो एटलीस्ट आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो आपने आधा रास्ता तय कर लिया है to become an enlightened individual, to become an accomplished individual in other sense. तो जो दूसरों को ब्लेम करते हैं वो तो अभी जर्नी की शुरुआत ही कर रहे हैं, समझदारी के तो वर्ड्स। जो अपने ऊपर ब्लेम लेना शुरू कर चुके हैं कि नहीं, nobody is responsible for my miseries but me, वो आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, better than the first category. But he who blames no one has arrived, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, he who blames no one has arrived, मतलब आप ऑलरेडी समझदार बन चुके हैं अगर आप ब्लेम करना छोड़ दो। देखो, दूसरों को ब्लेम करने से तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है? बस आत्मसंतुष्टि मिल जाती है, मेरी लाइफ में जो भी गड़बड़ है आपकी वजह से, पर यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू यू। एटलीस्ट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो जब आप खुद को ब्लेम करते हो। लेकिन सिर्फ खुद को ब्लेम करने से तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है जब ब्लेम छोड़ करके आपने एक्नॉलेज कर लिया ये इश्यूज़ हैं, इनकी वजह से मुझे ये रेपरकशंस भुगतने पड़ रहे हैं, ये मैंने बोया था इसलिए मैं ये काट रहा हूँ, दिस आई सोड एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ व्हाट आई एम रीपिंग। तब जब आप ब्लेम करना बंद करके वर्क करना शुरू करते हो तब यू अराइव। सो इवन बाय ब्लेमिंग योरसेल्फ यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। खुद को बिल्कुल नीचे गिराए जा रहे हैं, नो बीटिंग योरसेल्फ डाउन फॉर नो रीज़न, उससे भी आपको कुछ अचीव नहीं होगा। अचीव होगा तो एनालाइज करने से और इम्प्रूव करने से, राइट? सो थिंक अबाउट इट और कल मिलेंगे जल्दी ही। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।